हाय गाइस, माय नेम इज कामाख्या पांडे। और आज जो हम लोग चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आखिर है क्या। देखिए, जैसे हम किसी भी किताब को, किसी भी बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग में हमें प्रीफेस या इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो अगर मैं किसी बुक का इंट्रोडक्शन अगर सिर्फ पढ़ लूं तो मुझे इस बात का आइडिया लग जाता है कि इस बुक के अंदर क्या लिखा होगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं प्रिम्बल को पढ़ लेता हूँ, मुझे प्रिम्बल को पढ़ता हूँ, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसको अगर मैं इंटरप्रेट करता हूँ तो मुझे इस बात की समझ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, समझ आ जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी इन बुक। अगर हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। तो प्रिम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है ना। जो जो फिलॉसफी भी हम उसे कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं एंड जो थ्रू आउट द प्रोसेस डेवलप हुए, है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह चीजें दी हुई हैं। तो चलिए, जब हम मूव करते हैं तो देखते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे कि यही टेक्स्ट है जो कि प्रेम्बल का है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लेफ्ट साइड में जो एक इमेज लगी हुई है, इससे आप बहुत ज्यादा जो है कि फैमिलियर होंगे। जो आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा कि ये आपके पेज में स्टार्टिंग में लगा हुआ होता था। तो बच्चे रेयरली इसको रीड करते थे, लेकिन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो दूसरी साइड में जो एक पेज लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे जो राइट साइड में है, वो हैंड क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का है ना। तो हैंड, देखिए ऐसा हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, इनैक्ट हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ तो उसकी कॉपीज थी जो कि टाइप करके, वैसे प्रिंट करके बनी हुई थी, जो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टाइप करके लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि इट वॉज ए हिस्टोरिक मूवमेंट, तो इसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे बहुत फेमस एक कैलीग्राफर हुआ करते थे, श्री प्रेम बिहारी रायजादा। तो उन्होंने इसमें कैलीग्राफी की, उन्होंने अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में इसमें लिखा। ओके। और एक बहुत फेमस उस टाइम पे नंदलाल बोस करके एक शांति निकेतन से एक बहुत अच्छे जो है कि डेकोरेटर हुआ करते थे, एक आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने इसका डेकोरेशन किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हैंड क्राफ्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैलीग्राफी किसने की। तो हैंड क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैलीग्राफी है वो प्रेम बिहारी रायजादा ने की है। तो ये जो सुंदर सुंदर राइटिंग आपको दिख रही है ना, ये प्रेम बिहारी रायजादा की है। और इसमें जो डिजाइन दिख रहे हैं आपको, ये बॉर्डर ऐड किया हुआ है और ये थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डेकोरेशन किए गए थे, गोल्ड प्लेटिंग वगैरह की गई थी। तो ये सब जो की थी, ये की थी नंदलाल बोस ने, और की कला टीम थी शांति निकेतन से। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये जो हैंड क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, आई थिंक ये प्रिजर्व्ड है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, है ना। नाउ मूविंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या टेक्स्ट है इसमें प्रेम्बल में। तो वी, इसमें जो टेक्स्ट को अगर मैं रीड आउट करता हूं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व। सोलेमनली का मतलब क्या होता है कि हम बहुत गंभीरता के साथ में हैं, मतलब है ना, मजाक मजाक में नहीं कर रहे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब हम कैसा बनाना चाहते हैं इंडिया को, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, है ना। तो ये इस तरीके से रीड करता है। तो यहाँ पर जो जो ओरिजिनल पेज है वो मैंने ऐड किया है। तो ओरिजिनल जो प्रेम्बल था उसमें सिर्फ 3 वर्ड थे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SDR। लेकिन अब क्या है, अब 2 S और जोड़ दिए गए हैं, अब ट्रिपल SDR हो गया है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1976 में इंदिरा गांधी जी ने जो किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कौन सा 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें 2 वर्ड्स और जोड़ दिए गए। वो 2 वर्ड्स कौन से हैं, वो 2 वर्ड्स हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट, है ना। तो सॉवरेन के साथ में सेक्युलर और सोशलिस्ट भी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि 1976 के बाद से है। उससे पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने जो कॉपी लगाई है वो ओरिजिनल की लगाई है, तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। और अब यहाँ पर 3 ऐसे शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये इसको इसके आगे हम बढ़ते चलेंगे, बाकी आगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की भी बात करते हुए आगे चलेंगे। और मेन हम जो चीज डिस्कस करेंगे, जो इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनका
मतलब क्या है और वो उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो क्या है, वो किस तरीके से हमारे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इंट्रो की बात अगर हम बात करें तो प्रेम्बल है क्या। तो प्रेम्बल की मैं अगर सिंपल सी बात करूं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड इन द प्रेम्बल्स आर द फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेम्बल में जो चीजें जो लिखी हुई है वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंसाइन करती हैं, और उसके बाद ये इस बात का ऑब्जेक्टिव रखती हैं कि किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हमारा इंडिया कैसा होगा, उसकी कल्चरल वैल्यूज कैसी होंगी, इसकी सोशल वैल्यूज कैसी होंगी, इसकी पॉलिटिकल वैल्यूज कैसी होंगी। इस चीज को डिफाइन करता है हमारा प्रेम्बल, और वो उसको कैसे डिफाइन करता है उसको हम आगे देखेंगे। एक बहुत जो है कि फेमस कोट देखिए यहाँ पर है, द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी आर थॉट और व्हाट वी ड्रीम सो लॉन्ग, है ना। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये बात कही और ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है कि क्या हमने आज तक सोचा है और हमने क्या सपने देखे थे, हम उसको प्रेम्बल के रूप में साकार कर रहे हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, साथ में ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने संविधान का खाका तैयार किया था, जो 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके हेड बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसके भी मेंबर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद एक स्क्रूटनी करने के लिए ये एग्जामिनेशन कमेटी बनी, उसके भी जो है कि ये हेड थे, और एक क्रेडेंशियल कमेटी थी उसमें भी इन्होंने काम किया। तो इस तरीके से मतलब कई इंपॉर्टेंट कमिटीज को इन्होंने हेड किया था, और ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर तो थे ही। तो इन्होंने ये बात कही है, तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे जब हम बात करना शुरू करते हैं कि जो की टर्म्स दिए हुए वो क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन की। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है ऐसी एंटिटी या ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो, है ना। उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो बॉडी सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई भी एजुकेटिंग अथॉरिटी कोई ऊपर से नहीं है, ठीक है। मतलब उसको कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए या वैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। उसको कोई गाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम पावर का मतलब सोवन। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, जो भी नेशन स्टेट है, जो भी देश है, वो सभी जो सॉवरेन होते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो सभी सॉवरेन होते हैं। तो हमारा इंडिया भी एक देश है, एक कंट्री है, तो इंडिया भी हमारा सॉवरेन है। तो इंटरनेशनल एरिना में जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वहां पर कोई भी एक देश किसी दूसरे देश को ये नहीं बोलता है कि आप इस तरीके से बिहेव करो, आपको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, आपको इस देश से ऐसे रिलेशन रखने चाहिए, इस देश से ऐसे रिलेशन नहीं रखनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं दूं अगर, तो अभी आपने रिसेंटली ही सुना होगा कि कुछ कार्गो शिप्स जो है वो हमारी रसिया की इंडिया पे थे, तो यूएस ने हमको बोला कि इंडिया शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, और इंडिया शुड नॉट लेट बी पाक रशियन कार्गो शिप इन द मैरीटाइम बॉर्डर और मुंबई पोर्ट। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां से रिप्लाई आया है कि यूएस कांट डिक्टेट अ सिमिलर थिंग। जब हम रसिया से ऑयल परचेज कर रहे थे तो पूरा यूरोप और पूरा रसिया इस बात से खपा था कि इंडिया इज फंडिंग द वॉर, है ना। तो ये बात कहना मैं जो है कि, लेकिन जब इन्होंने कई बार कही वो नरेशन दिया, तो फिर जयशंकर साहब ने ये कहा कि हम जो है कि फ्री हैं, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, है ना। बट वी हम किसके साथ में रिलेशन रखना चाहते हैं, किसके साथ में रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, किससे हमको ट्रेड करना चाहिए, किससे हमको ऑयल परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कोई दूसरी कंट्री यूएस है, यूरोप या कोई भी देश है, वो हमको डिक्टेट नहीं कर सकता। दैट्स मीन वी आर सॉवरेन, है ना। इंटरनेशनल ऑर्डर में भी आपने देखा होगा जैसे कुछ रिजोल्यूशंस वगैरह यूएन में पास होते हैं, तो क्या वो लॉज हैं जो बाइंडिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर में जो भी कोई भी लॉज होता है या रेजोल्यूशन होता है, वो पहली बात बाइंडिंग नहीं होता, और अगर वो बाइंडिंग है भी तो वो तब किसी भी देश पर वो इंटरनेशनल लॉ तब तक लागू नहीं होता है कि जब तक कि वह देश ही उसको रिकॉग्नाइज न करे और अपने पार्लियामेंट में उसको रेटिफाई न करा दे। मतलब उसके पार्लियामेंट से वो पास हो जाए कि हाँ हमारा देश जो है वो उस लॉ को मानता है। तो जब तक वो देश खुद ये बात एक्सेप्ट नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि हाँ मैं इस लॉ को मानूंगा, तब तक क्या
वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा, इसीलिए वो सॉवरेन है। और इसके बाद में अगर ऐसा होता भी है कि मान लो रेटिफाई करने के बाद में भी अगर कोई देश कोई किसी ट्रीटी को या किसी इंटरनेशनल लॉ कोई रेजोल्यूशन को अगर वायलेट कर दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके ऊपर में कोई इसको सजा हो जाएगी। देश में आपने सुना है कभी आपने कि देश में किसी को सजा हो गई है कुछ, मतलब जो है कि प्राइम मिनिस्टर को सजा हो गई क्योंकि देश ने ट्रीटी वायलेट कर दी थी? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एजुकेटिंग अथॉरिटी ऐसी नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन इनका जो फैसला है वो ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि किसी देश में किसी के ऊपर में कुछ मतलब जो है कि ऐसा करना ही पड़ेगा वो उस देश को, फिर ऐसा बाइंडिंग नहीं है ना। तो सॉवरेन का मतलब क्या है कि कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। तो जो इंडिया है वो सॉवरेन है, क्योंकि इंडिया एक देश है, इसके ऊपर में किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं है। तो भाई जब बात आती है कि इंडिया सॉवरेन है, तो क्या इंडिया के गवर्नमेंट सॉवरेन है? तो इंडिया के गवर्नमेंट भी सॉवरेन नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जवाबदेही है किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है। मतलब अगर कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट है और वह कहीं एक्सपेंडिचर कर रही है कि कोई फंक्शन कर रही है या कोई डिसीजन लेती है, तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, वो उससे जो मिनिस्टर हैं, वो कंसर्न मिनिस्टर होता है, उससे आपने देखा होगा क्वेश्चन आवर वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया या गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर मैटर पे कितना एक्सपेंडिचर किया। तो ये चीज पूछती है और मिनिस्टर को इस बात पे जवाब देना पड़ता है। इसका मतलब मिनिस्टर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर का है, मतलब पार्लियामेंट का है। तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए। तो गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो हमको रिप्रेजेंट करती है। वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वहां पर वो लोग हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनडायरेक्टली हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डायरेक्टली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो इंडियन सिटीजंस को ही रिप्रेजेंट करती है। तो अगर पार्लियामेंट के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या पार्लियामेंट सॉवरेन है? नहीं, पार्लियामेंट भी सॉवरेन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से अगर कोई लेजिस्लेशन आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि घोषित कर दे, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा उसको, तो वो लेजिस्लेशन अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ठीक है, इसका मतलब कि जुडिशरी जो है वो एजुकेट कर सकती है लेजिस्लेशन को जो कि पार्लियामेंट लेकर के आता है। इसका मतलब क्या फिर जुडिशरी सॉवरेन है? नहीं, जुडिशरी भी सॉवरेन नहीं है, क्योंकि जस्टिस जो जुडिशरी में जो जजेस हैं उनकी जो सैलरी है और उनका जो मतलब जो है कि अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और उनकी जो सैलरी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। उनका इम्पीचमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, है ना, तो उनको बीच में से हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जुडिशरी है वो भी सॉवरेन नहीं है। जब तीनों ही सॉवरेन नहीं है तो फिर सॉवरेन कौन है? तो इंडिया एज अ होल सॉवरेन है। कोई भी देश या इंडिया ऐसे फंक्शन करता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, दैट इज द गवर्नमेंट, उसके बाद लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है, और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी 3 ऑर्गन्स होते हैं। उन तीनों ऑर्गन्स के बीच में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, मतलब एक दूसरे को चेक करता है कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और सबकी अपनी हदें होती है, सबकी अपनी लिमिट्स होती है, सब अपने सर्किल ऑफ पावर के अंदर में काम करते हैं। कोई भी किसी दूसरे के पावर को स्नैच नहीं कर सकता, उसको छीन नहीं कर सकता, है ना, ठीक है। तो वो ओवर रीच नहीं कर सकता किसी दूसरे के पावर को। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इसका मतलब क्या है कि सब एक साथ काम करते हैं। जब कलेक्टिवली बैलेंस बना के काम करते हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट को बनाता है, और वो मतलब इंडियन की गवर्निंग जो बॉडी को बनाता है, मतलब इंडिया को बनाता है ना। और वो एज अ होल जो है वो क्या है? सॉवरेन है, मतलब इंडिया से ऑल सॉवरेन है। और ये अगर मैं चाहूं तो मैं इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी गाइडिंग प्रिंसिपल की किसका सर्किल ऑफ पावर कितना होगा, किसका क्या फंक्शन होगा, ये सारी चीजें को जो है वो कोड पुट फॉरवर्ड करता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पुट फॉरवर्ड करता है। इसका मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉवरेन होगा।
ठीक है। तो मतलब या इंडिया एज ओल्ड जो है कि वो सॉवरेन होगा, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से वो सॉवरेन होगा, शायद समझ पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो सोशलिज्म है उसको समझने के लिए हमको पहले कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा। कैपिटलिज्म पूंजीवाद, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे कि अगर फ्लैट इक्वलिटी की अगर मैं बात करता हूं, जैसे एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट की बात की। फ्री मार्केट की बात मतलब कि क्या, कि जो कोई पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को फुल्ली ओन करता है और वो उस प्रॉपर्टी को ओन करके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज बना सकता है और इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। मतलब अगर किसी के पास में पैसा है तो वो उसको इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करके और उससे ज्यादा बेनिफिट कमाएगा, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज लगा सकता है, वहां लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को फ्रीली बेच सकता है। गवर्नमेंट इसमें कोई भी रेगुलेशंस नहीं लगाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बगल में एक कंपनी खड़ी कर देगी और ऐसा रूल ले आएगी कि नहीं इस फील्ड में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकती है, देयर शुड बी अ ओपन मार्केट। ये बात तो कैपिटलिज्म की हो गई। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि किसी के पास में पैसा है, वो उससे और पैसा बनाना चाहता है, लेकिन इसकी वजह से इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी क्रिएट होती है और ये सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को क्रिएट कर देता है, जिसमें कि जिसके पास कम पैसा है उसको एक ज्यादा पैसा जिसके पास में है, जो रिच पर्सन है वो पुअर पर्सन को अपने आप ही एक्सप्लॉइट करने लग जाता है। आप सोचो कि बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक बंदा 10,000 की नौकरी करने के लिए जा रहा है 5,000 कहीं पर, इसका मतलब किसी फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा है, तो क्या उसको वर्थ मिल रहा है? नहीं, उसको वर्थ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी वो काम करने जा रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है। तो ऐसा जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले यूरोप में शुरू हुआ, सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ, तो उस टाइम पे बहुत लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज लगी, जिनके पास में पूंजी थी, जिनके पास में कैपिटल था, उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज लगाई। तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया लेबर्स का। वहां पर 18-18 घंटों से काम करवाया जाता था। छोटे छोटे बच्चों से, 4 साल 5 साल के बच्चों से भी काम करवाया जाता था वहां पर, और बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन थी। इस चीज को सबसे पहले जिसने रिकॉग्नाइज किया वो थे कार्ल मार्क्स नाम के फिलोसोफर थे। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने बात किया कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर हमको पॉलिटिकल ऑर्डर जो है, जो सिस्टम है, उसको इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे स्टैब्लिश करना चाहिए, जहां पर सब लोग इक्वल हों, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो किसी एक बंदे के हाथ में ना होता कि वो किसी दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करे, है ना। तो इस प्रिंसिपल पर सबसे पहले यूएसएसआर जो है वो सबसे पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल आता है, तो सोशलिस्ट कंट्री आती है। इसका मतलब सोशलिज्म क्या बात करता है? सोशलिज्म ये बात करता है कि ऐसी ग्लेयरिंग इकोनॉमिक अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि जहां पर किसी एक बहुत ही डोमिनेटिंग बंदा किसी दूसरे बंदे को एक्सप्लॉइट करे। तो देयर शुड नॉट बी इकोनॉमिकल सोशल एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए जो सोसाइटी हो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो रिसोर्सेस हैं उनको कलेक्टिवली ओन करे। मतलब क्या? गवर्नमेंट उसको ऑन करे। तो जो जैसे कि आपने देखा भी होगा हमारे देश में जो पहले से ही, कि जो आपके एरिया में भी आपने देखा होगा जो पावर कंपनी होगी, है ना, जैसे जो बिजली बनाती होगी वो एक गवर्नमेंट कंपनी होगी। हमारे देश में आपने देखा होगा जो माइंस हैं, आयरन ओर हो या बॉक्साइट या जो भी मिनरल्स हैं या जो और भी दूसरी माइंस हैं, उसको गवर्नमेंट ऑन करती है। उसका आपने वेरियस पीएसयूज का नाम सुना होगा, भेल, सेल, गेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। ये सब पीएसयूज हैं, इनको भी गवर्नमेंट ऑन करती है। इवन इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया बैंक का 1969 में, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट बैंकों को जो है वो गवर्नमेंट ने खरीद लिया। एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, तो जो अभी फिलहाल में जो है कि उसको दोबारा जो है कि टाटा जी को बेचा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो असेंशियल आइटम्स जो हैं उस की जो फैक्ट्रीज हैं और जो असेंशियल आइटम के रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो कंट्रोल करेगी। किसी एक सिंगल बंदे के हाथ में कंट्रोल नहीं देगी, ताकि प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए या उसकी वजह से किसी एक पर दाम बहुत ज्यादा बढ़े या किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी दूसरे का, है ना। तो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑन करेगी। सीधी सी बात ये है ना। और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को कम करके इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाएगी सोसाइटी में। दैट इज द सोशलिज्म, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक है। तो सोशलिज्म का मतलब आप समझ पाए होंगे कि क्या होता है ना। बाकी ये बहुत बड़ी फिलोसफी, इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा सकता है। मैंने एक नटशेल में आपको इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझाने की कोशिश की है। आगे हम लोग बात करते हैं सेक्युलर की। तो सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता की अगर मैं बात करता हूं, तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो भी कोई देश है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अब जो ये सेक्युलरिज्म है, इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो हमारे लिए, मतलब
हमारे इंडियंस के लिए और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियंस है, उनके लिए कुछ अलग अलग है, और इसी डिफरेंस को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए, मैं आप इस तरीके से समझिए कि एक बंदा ए है ना, जो कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो एग्नोस्टिक है, ठीक है। और एक बंदा बी है जो कि सभी रिलीजन को फॉलो करता है और सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो जो बंदा ए है जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। जो बंदा बी है जो सभी रिलीजन को फॉलो करता है, वो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब क्या कि जो इंडिया है वहां पर हम सभी रिलीजन को फॉलो करते हैं और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, लेकिन हम किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करते। या इंडिया जो है वो कोई हिंदू कंट्री या इस्लामिक कंट्री या क्रिश्चियन कंट्री या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का कंट्री नहीं है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट सबको रिलीजन का रिस्पेक्ट करता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो बहुत बड़े फिलोसफर भी हुए, उनकी बात, उनका स्टेटमेंट मैंने यहाँ ऐड किया, अगर आप देखो तो व्हेन इंडिया इज सेड टू बी अ सेक्युलर स्टेट, इट डज नॉट मीन दैट वी रिजेक्ट द रियलिटी ऑफ अनसीन स्पिरिट or the relevance of the religion to the life, or that we exalt the religion. We hold that not one religion should be given the preferential status. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम जब सेक्युलर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजेक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ एन अनसीन स्पिरिट। अनसीन स्पिरिट मतलब गॉड, है ना, कोई भी ऐसी स्पिरिट जिसमें आप फेथ और बिलीव रखते हो। और द रिलेवेंस ऑफ द रिलीजन टू द लाइफ, की मतलब रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में, मतलब विदाउट रिलीजन भी लाइफ फर्स्ट क्लास मस्त चलेगी, इट गिव्स सम थॉट ऑफ पीस इन मी, है ना। तो रिलीजन हैव इंपॉर्टेंस फॉर द लाइफ। तो हमारा जो स्टेट है वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, और लेकिन किसी को भी एक के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ये है हमारा सेक्युलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। तो डेमोक्रेटिक आप मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्निंग बंदे हैं, जो देश को चला रहे हैं, जो रूलर्स हैं, वो इलेक्टेड किए गए हों बाय द पीपल, है ना। मतलब वहां पर रेगुलर इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन कैसे होते हो? पहली बात तो रेगुलर इलेक्शन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं एक बार इलेक्शन हो गया फिर 10 साल इलेक्शन ही नहीं हुआ, 20 साल इलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्शन फेयर भी होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात चाइना की करूं तो वहां रेगुलर इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन क्या वहां फेयर इलेक्शन भी होते हैं? नहीं होते, कि वहां एक ही देश है, पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है दूसरी पार्टी का, अब वोट किसको करोगे, है ना। तो हो तो रहे इलेक्शन, लेकिन सिर्फ नाम के हैं। उसी तरीके से रसिया में भी होता है, वही दूसरा बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया का मेंबर होना पड़ेगा। तो मतलब क्या कि रिलीजन जो इलेक्शन होनी चाहिए, तो पीरियडिक होनी चाहिए, फिक्स टर्म में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, बंदों के पास में ऑप्शन होने चाहिए कि मैं इन पर्टिकुलर पार्टीज में किसी एक को वोट करना चाहूँ। नंबर ऑफ ऑप्शंस, आपके पास में आप खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे गए, आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ आप यही खा सकते हो, तो क्या आपके पास फ्रीडम है क्या चूज करने का? नहीं, आपके पास फ्रीडम नहीं है चूज करने का। उसी तरीके से आप वोट करने का है, आपके पास में अगर सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करने का ऑप्शन है, तो क्या फिर इसको मैं इलेक्शन कहूँ? इसको फ्री और फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है? नहीं, इसको फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। तो डेमोक्रेटिक नेशन कौन से नेशन है? जहां पर पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। एक बहुत फेमस कोट आप लोगों ने पहले भी सुना होगा अब्राहम लिंकन का, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी वो पॉलिटिकल ऑर्डर है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो टू द पीपल है, फॉर द पीपल है, मतलब जनता के लिए है, जनता से है और जनता के लिए ही काम करेगी, है ना। तो ये जो है वो डेमोक्रेटिक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक के बारे में मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होता है। जैसे अ कंट्री सेड टू बी रिपब्लिक व्हेन इट हैव अ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, है ना। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? जैसे हेड ऑफ स्टेट जो है हमारे इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। और हमारे देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया। हेड ऑफ स्टेट जो सबसे बड़ा जो है कि पोजीशन जिसकी है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो सबसे बड़ी पोजीशन है ना। पावर से मतलब नहीं है, बात यह है कि किसकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, सबसे ज्यादा मतलब जो है कि सबसे हायर ऑर्डर पे कौन है। तो प्रेसिडेंट क्या है? वो हेड ऑफ स्टेट है, ओके। और हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो क्या हेरिडेटरी है? कोई राजा महाराजा है? नहीं, उसका इलेक्शन होता है। कैसे इलेक्शन होता है? हर फिक्स टर्म में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ में इलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा देश एक रिपब्लिक है।
हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुना जाता है। तो क्या जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं पूरी दुनिया में वो सब रिपब्लिक है? नहीं। यूके जो है, यूके को अगर आप देखो तो वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उसका तो रेगुलर इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक तो है। लेकिन उनका हेड ऑफ स्टेट तो क्वीन एलिजाबेथ है। इसका मतलब उनका हेड ऑफ स्टेट जो है वो एक मोनार्क है, रानी है ना। तो वो का रानी का चुनाव थोड़ी होता है, रानी तो है, उसके बाद फिर उनके आगे जो आएगा राजा या रानी वो बनेगा हेड ऑफ स्टेट। तो कुछ जो देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूं, मैं कनाडा की बात कर लूं, उनका हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्वीन एलिजाबेथ ही है। तो ये जो है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। लेकिन यूएस की बात करें, यूएस में हेड ऑफ स्टेट कौन है? यूएस में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का भी वहां पर हर 4 साल में चुनाव होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का 5 साल में चुनाव होता है, गवर्नमेंट का 5 साल में चुनाव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, इंडिया और यूएस जो है वो दोनों रिपब्लिक नेशन है ना। लेकिन जो यूके है वो डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट एसेंशियल दैट इफ अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक इट नेसेसरली बी रिपब्लिक आल्सो। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। ट्रिपल एस डी आर की बात हम लोग कर लिए, डेमोक्रेटिक की बात कर लिए, रिपब्लिक की बात कर लिए। अब लोग बात करते हैं कि जो आगे की बातें हैं, ठीक है। तो जैसे आगे की बात होती है जस्टिस, तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस कैसा है? सोशल है, इकोनॉमिकल है एंड पॉलिटिकल है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि किसी के साथ में सोशल इनइक्वालिटी नहीं होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है ना, हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट आगे लेजिस्लेशन भी लेकर के आई है, SC/ST एक्ट है ना, कि जिसमें कोई अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। मतलब क्या, हम सोशल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं उसको अपहील करते हैं ना, उसको प्रमोट करते हैं। मतलब हमारे जो वैल्यूज हैं वो क्या है कि हमको किसी के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ या कलर, ठीक है। तो मतलब सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिकल जस्टिस भी है। इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे है? जैसे कि हमारा देश जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? जहां पर कि जो हायर इनकम पीपल है उनके ऊपर में जो गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा इनकम टैक्स चार्ज करती है, और वो इनकम टैक्स से वो क्या करती है, जो पुअर पीपल है उनके लिए क्या करती है, वो उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस करती है, उनके लिए प्रोग्राम चलाती है, उनके लिए स्कीम चलाती है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट भी देती है। इसका मतलब क्या कि उनको एजुकेशन देती है, हेल्थ देती है। इसका मतलब क्या कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराती है। मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल इक्वलिटी भी लाने की, इकोनॉमिकल जस्टिस करने की भी कोशिश करती है हमारे देश की। कम से कम पैसे के मामले में, जो धन है उसके मामले में किसी के पास इतना लैकनेस ना हो कि उसको अपॉर्चुनिटी ही ना मिल पाए ग्रो करने की, ठीक है। फिर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस भी है हमारे देश में। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे, मैं अगर बात करूं, अगर कोई एक बहुत रिनाउंड कोई फिलोसोफर है या कोई प्रोफेसर है ना, जैसे डॉक्टर हर्षवी पंत हो गए या प्रताप भानु मेहता जी हो गए, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये प्रोफेसर हैं। तो क्या इनका जो एक वोट है, इसका वैल्यू क्या ऐसा है कि इनका वोट का वैल्यू 10 है, और कोई ऐसा बंदा है जिसको पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल प्रिंसिपल के बारे में कम नॉलेज है तो उसका वैल्यू 1 है? ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब जो बहुत ज्यादा नॉलेज है जिसको, या बहुत ज्यादा जिसको पॉलिटिकल समझ है, उसका भी वोट का वैल्यू जितना ही उतना ही एक दूसरे बंदे का जो कि इलिटरेट है या बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ है, उसको भी, दोनों को बराबर वैल्यू दिया गया है। मतलब इक्वल रिस्पेक्ट है पॉलिटिकल मामले में दोनों का, तो दोनों को जस्टिस दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में पॉलिटिकल जस्टिस भी है। लिबर्टी की बात कर लेते हैं तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है हमारे पास में। तो लिबर्टी ऑफ थॉट है ना मेरे पास, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, है ना, सोचने के लिए मेरे पास में आजादी है। मेरे को ऐसा थोड़ी बोलेगा कोई कि हाँ अब तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो। लिबर्टी ऑफ थॉट है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। उसके बाद में एक्सप्रेशन की बात करते हो तो आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है ना, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आप को, अनलेस अनटिल के मैं एक्सप्रेशन करा करके दंगा न करा दूं, है ना। तो मतलब एक्सप्रेशन करने का मेरे पास में है कि मैं अपने मन के विचार रख सकता हूँ, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओके, तो एक्सप्रेशन का भी मेरे पास में लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम की बात होती है, हालांकि लिबर्टी फ्रीडम के बीच में डिफरेंस है जो है, लेकिन लिबर्टी को आप मोरलेस फ्रीडम के बराबर समझ सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी थोड़ा हायर ऑर्डर पे जाती है, फ्रीडम थोड़ा नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं बिलीफ की। तो मेरे पास में क्या है कि बिलीफ मैं रख सकता हूँ। मैं अगर किसी चीज को मानना चाहता हूँ तो मैं उसमें बिलीफ रख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं मानना चाहता हूँ कि मैं गंगा की पूजा करना चाहता हूँ, मैं गंगा को माता कहना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर बिलीफ है। मैं अगर गाय को माता कहना चाहता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि गाय माता है, तो मैं फ्री हूँ। मेरे को कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ भाई तुम क्यों एक पशु को माता कह रहे हो, है ना, मेरे को कोई ऐसा रोकेगा नहीं।
दूसरे नंबर पे मैं, अगर फेथ है मेरा किसी चीज में, किसी पर्सन में फेथ है, या मेरे किसी पर्टिकुलर गॉड में फेथ है, या किसी पर्टिकुलर फिलोसफी में फेथ है मेरा, तो फेथ इज थोड़ा हायर ऑर्डर बिलीफ से है ना, फेथ इज मोर स्ट्रॉन्गर जो है कि वैल्यू। तो फेथ जो है अगर मेरा किसी में है, अगर मैं अल्लाह को मानता हूँ, या मैं भगवान को मानता हूँ, या मैं गॉड को मानता हूँ, या मैं बुद्धा को मानता हूँ, तो मैं मान सकता हूँ नो वन इज गोइंग टू इंटरफेयर इन माई लाइफ इन बिलीफ एंड फेथ। साथ में मैं उनका वर्शिप भी कर सकता हूँ, इसका मतलब लिबर्टी है मेरे को फेथ की, बिलीफ की और वर्शिप की। उसके बाद इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी जो है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, मतलब स्टेटस में सबको इक्वलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी का स्टेटस हम बहुत हायर ऑर्डर मानेंगे कि इसका बहुत हायर ऑर्डर का स्टेटस है और इसको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी हर जगह पर, और कोई दूसरा बंदा है उसका स्टेटस बहुत कम है और उसको वो कहीं पर जाएगा तो उसको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, और जो हाई स्टेटस वाला बंदा है उसको वहां पर एंट्री मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों का स्टेटस बराबर है, किसी का ज्यादा बड़ा स्टेटस नहीं है हमारे देश में। दूसरे नंबर पर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो देखो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो बात है ना, ये जो रिजर्वेशन का प्रिंसिपल जो हमारे यहाँ अफर्मेटिव एक्शन जो है रिजर्वेशन, उसका जो प्रिंसिपल है वो यहीं से आता है। अब रिजर्वेशन की बात जैसे ही आप करते हो तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब आप समझिएगा क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक कोई लड़की है, एक गर्ल है जो कि किसी बहुत रूरल और हिंटरलैंड से आती है, किसी गांव से आती है, और वो किसी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करती है, जिसको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए और बहुत ज्यादा रिसोर्सेस या बहुत अच्छा स्कूल या बहुत गाइड करने वाला कोई नहीं था, इस तरीके की चीजें नहीं मिली। और एक दूसरा बंदा है जो कि किसी मेट्रोपोलियन सिटी में किसी बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ा हुआ है, वहां पर उसको बहुत से रिसोर्सेस मिले थे, बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, उसकी फैमिली में भी ऐड था, उसका जो इन्वायरमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। तो इन दोनों को मैं एक साथ में एक एग्जाम में बैठा दूं, है ना, 12th पास किया, कभी मैं एक साथ एक एग्जाम में बैठा दूं और मैं बोलूं कि आप इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, दोनों की सेम कट ऑफ होगी, तो क्या ये इक्वलिटी होगी? नहीं होगी इक्वलिटी। भाई उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वैसे आप इक्वलिटी की बात कैसे करते हो? तो मतलब बात ये है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको फ्लैट इक्वलिटी देना है। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि ट्रीटिंग अनइक्वल्स इज नॉट इक्वलिटी। जो इक्वल्स नहीं है उनको इक्वली ट्रीट करना जो है वो एक जोक होगा, वो इक्वलिटी नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, आप मान लो कहीं जाते हो और एक किसी घर में एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का और एक कोई बंदा है 40 साल का, है ना, 40 ईयर्स का, आप दोनों के लिए लॉलीपॉप लेके जाते हो, है ना, तो क्या मतलब ये फेयर लग रहा है? इक्वालिटी, इक्वल कहने को तो ये इक्वालिटी है कि आपने 5 लॉलीपॉप खरीदे, एक 3 साल के बच्चे के लिए भी खरीद लिया, एक 25 साल के लिए, एक 40 साल के लिए, एक 60 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसके लिए भी आपने लॉलीपॉप खरीद लिया और सबको लॉलीपॉप दे दिया। तो इक्वालिटी है, सबको इक्वली ट्रीट किया। लेकिन क्या ये लोग इक्वल थे? नहीं, ये अनइक्वल थे और इनको आपने इक्वली ट्रीट किया। तो क्या ये इक्वालिटी कही जाएगी? नहीं, इसको इक्वालिटी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वलिटी इक्वली इज नॉट इक्वालिटी। सबकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हुआ कि सबको जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि इक्वल जो है कि लेवल ऑफ जो है कि फील्ड मिले सबको ना, ठीक है। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड सबको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात। उसके बाद आती है टू प्रमोट अमंग देम ऑल, अपॉर्चुनिटी प्रमोट करनी है सब में। और उसके बाद आती है फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। तो मतलब मेरा जो डिग्निटी है, जो मेरा थॉट है, मेरा बिलीफ है, जो मेरा जैसा लाइफ स्टाइल है ना, अगर मैं नॉनवेज खाना पसंद करता हूँ या कोई बंदा है जो वेज खाना पसंद करता है ना, या कोई बंदा जो है वो वेगन है, तो क्या कि उसका मतलब जो है कि उस पर कोई लेजिस्लेशन लाया जा सकता है या उसका मजाक उड़ाया जा सकता है कि नहीं ये बंदे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता, है ना। या कोई ऐसा नॉकटर्नल बंदा है जो रात में जो है कि जागता रहता है, दिन में सोता है, तो इसका मतलब क्या उसका मजाक उड़ाया जाएगा, लेजिस्लेशन लाया जाएगा कि नहीं कोई बंदा रात में जाग नहीं सकता, दिन में सो नहीं सकता? तो ऐसा नहीं है। तो जो हम मेरी डिग्निटी है, जो मेरा थॉट है, मेरा बिलीफ है, मेरा लाइफ स्टाइल है, जो जिस तरीके से मैं अपने जीवन को जीता हूँ उसका रिस्पेक्ट करना, या जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, अगर मैं किसी कास्ट का हूँ या मैं किसी रिलीजन का हूँ, तो उस रिलीजन को किसी निगेटिव कॉनोटेशन में या निगेटिव सेंस में नहीं देखना, है ना। किसी भी तरीके से मेरी डिग्निटी को हर्ट नहीं करना, ये तो हमारी वैल्यू है। तो मतलब क्या है फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो भाईचारा प्रमोट करना है, और भाईचारा प्रमोट करने के कब कब प्रमोट होगा? जब सबकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा, किसी एक बंदे की डिग्निटी को हर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये डिग्निटी जो है, ये सारी बातें वो कब तक है? इंडिविजुअल
ये डिग्निटी तब तक है जब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात है। तो यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी नेशन साथ में वायलेट नहीं होना चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का जब साथ की बात जब आएगी तो साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जब सब आपकी सबकी जो डिग्निटी है उसकी जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो देश की जो इंटीग्रिटी है वो अपने आप बनी रहेगी, है ना। अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप निगेटिव कोनोटेशन में देखने लग जाते हो, किसी पर्टिकुलर रीजन को आप मानने लग जाते हो कि नहीं यार इस तरीके के लोग, इस रीजन के लोग तो ऐसे होते ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप निगेटिवली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट या कोई भी चीज हो सकती है ऐसी ना, किसी रिलीजन से, कोई रीजन से पर्टिकुलरली कोई बंदा बिलोंग करता है उसको आप करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप देश में डिस्क्रिमिनेशन करा के देश में जो है कि दरार पैदा करना चाहते हो, तो इससे इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को खतरा आएगा, है ना। जैसे मैं अगर साउथ इंडिया का बंदा अगर कहे कि मैं नॉर्थ इंडिया के बंदे को साउथ इंडिया में नहीं आने दूंगा, है ना, या नॉर्थ इंडिया का बंदा कहे कि मैं साउथ इंडिया के बंदे को नहीं आने दूंगा, या जो ऑल इंडिया के लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल हैं, है ना, उनको ऐसा बोले यार तुम तो चाइनीज की तरह दिखते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर उसके दिल में कैसा फीलिंग आएगा, यार मैं इंडिया के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करता हूँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, और इंडिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, है ना, या हम लोग अलग देश के लगते हैं, तो क्यों ना हम अपना अलग देश ही बना लें। इसलिए ये थॉट आएगा कि नहीं आएगा उसके अंदर में। तो ये इंटीग्रिटी ऑफ नेशन और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। उसके आगे ये बात आती है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th डे ऑफ द नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया। तो किस दिन अडॉप्ट किया जो कॉन्स्टिट्यूशन को, साथ में प्रेम्बल को भी 26th डे ऑफ द नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 को, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो मेजर पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उससे कुछ पोर्शन जो है वो जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया उसी दिन ही क्या नाम है जो है कि कुछ पोर्शन जो है वो उसी दिन से वो प्रमलगेट हो गया था, है ना। वो 26 नवंबर 1949 से ही वो लागू हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं सोर्स ऑफ प्रिमल की। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो सोर्स ऑफ प्रिमल, जैसे फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया, फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया। उसी तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के से सोर्स में जो मेजर पोर्शन है वो हमारा कैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये जो हमारा जो प्रिम्बल है वो कहां से आता है, तो प्रिम्बल हमारा आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू जी ने 22 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखा था, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट एंड अदर पार्ट्स outside the British India and its states are willing to be part of the union, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंडिया कैसा होगा, यूनियन होगा, इंडिया कैसा होगा, सॉवरेन होगा, रिपब्लिक होगा, ये सब चीजें आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही मिलेंगी। तो मतलब क्या है कि अगर हम कहें एक सिंगल पॉइंट में, अगर एक स्टेटमेंट में अगर मैं इस बात को कहना चाहूं कि सोर्स क्या है प्रिम्बल का, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था, है ना, उसको पास किया था। लेकिन इसमें डिबेट भी हो सकती है। जैसे कि एक बुक है आई थिंक आकाश सिंह राठौर की, वो उसमें बात करते हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बुक है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की वो बुक है और बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, इनफैक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो वो वहां से आता है। कुछ आगे करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था उसने, वो वहां से आता है। तो अलग अलग जगह से ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन असल में सच्चाई की बात अगर हम बात करें तो ये आखिर है क्या। बात ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं वो इंसाइंड हैं कहां पर, प्रिम्बल के अंदर में। तो हमारे पॉलिटिकल वैल्यूज ओवरनाइट तो आए नहीं है कि भाई कहीं से रातों रात सपना आया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने रख दिया। ये जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था वहां पर थ्रू आउट द प्रोसेस ये पॉलिटिकल वैल्यूज डेवलप हुए कि हाँ भाई हमारा देश जब बनेगा तो हम उसको रिपब्लिक रखेंगे, और हमारा देश जब बनेगा तो उसको हम सेक्युलर रखेंगे, हमारा देश जब बनेगा तो हम उसको वहां पर गरीबों के लिए काम करेंगे, वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल वैल्यूज है ये थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल डेवलप हुई है ना। ये नेशन कॉन्शियसनेस जो हमारे देश में जो जागृत हुई, जो
जागृति जो आई हमारे देश में, देश को लेकर के, वहां से ये पॉलिटिकल वैल्यूज जो डिराइव होते हैं, उसको ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग सोर्सेस पर कोडिफाई किया। उसी को जवाहरलाल नेहरू जी ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में कोडिफाई कर दिया। तो वही कोडिफिकेशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अडेप्ट कर लिया। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो है पॉलिटिकल वैल्यूज जो है वो डेवलप हुई और बाद में उसको कोडिफाई कर लिया जवाहरलाल नेहरू जी ने, या किस बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी बुक में कोडिफाई किया और वहां पर नरेट किया इस चीज को कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, उसको ड्राफ्ट में लेकर के आए, है ना। और फिर वो बाद में प्रेमबल का पार्ट बन गया, क्योंकि प्रेमबल जो है ऐसा नहीं कि पहले पहले लिखा गया प्रेमबल उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद में प्रेमबल को उसमें ऐड किया गया बाद में, है ना। बिकॉज जो क्रक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रीएम्बल है ना। अगर आपने प्रीएम्बल को समझ लिया तो मतलब आपने आधा कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इज द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सिंगल लाइन। लेकिन ये पहले से बहुत डिबेट का विषय रहा है। एक बेरुबार यूनियन का केस आया, पहले जब देश आजाद हुआ उस समय से ये डिबेट शुरू हो गया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो मतलब अगर प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब क्या है कि वो प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है। लेकिन बेरुबारी यूनियन का केस आया 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती। फिर बाद में और सिविल केसेस आए, इसमें बहुत लंबा हम लोग लेक्चर ले सकते हैं। इनफैक्ट जो प्रीएम्बल के लिए ये हम लोग इंट्रो थोड़ा ढंग से समझने के लिए एक मैराथन सेशन चाहिए, और ढंग से समझने के लिए तो हफ्ते 10 दिन की क्लास लगेगी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बीच में कई केसेस आए और उसके बाद में एक जो फाइनल जजमेंट आता है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो आता है 1973 में। हिस्टोरिक जजमेंट है ना, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये रूल करता है कि जो हमारा प्रीएम्बल है इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट के पास में 368 के अंदर में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है, इसलिए वो प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्लियामेंट 368 के अंदर में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इसीलिए वो प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है। और फिर बाद में वो आपने देखा होगा 76 में क्या नाम है कि अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट आया और ये सेक्युलर और सोशलिस्ट जो है वो ऐड किए गए। तो ये चीज जो है तो है 368 में अमेंड कर सकती है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिस्ट्रिक्शन रखी कि Parliament can amend at any part of the constitution, but it cannot alter the basic structure of our constitution. Cannot alter basic structure of constitution का मतलब क्या है कि जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, है ना, उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो उसने क्या बोला कि बेसिक पॉलिटिकल वैल्यूज, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, हमने डिस्कस किया, सोवरेन है, बाकी सब नीचे में है ना। तो गवर्नमेंट नीचे में है, उसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल के अंदर काम करती है, जुडिशरी उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल पे काम करती है, पार्लियामेंट उसके गाइडिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, मतलब सबके ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी और बोलेगी कि नहीं आपसे प्रेसिडेंट या आपसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम होगा और वो जब चाहे वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ और मरोड़ सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये अगेंस्ट हो जाएगा फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके, ठीक है। तो दूसरी बात क्या, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता है। रिपब्लिक जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड ही रहेगा, ठीक है, रिपब्लिक ही रहेगा। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक नेचर का कोई चेंज नहीं कर सकता। रेगुलर इलेक्शंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 5 साल में होंगे तो होंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसको कराएगा, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। तो वो ये सारे प्रिंसिपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। दूसरी बात क्या है, सेक्युलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सेक्युलर रहेगा, जो देश है हमारा सेक्युलर रहेगा। कोई कहे कि भैया अब अगली बार जो है कि मोदी जी जीत गए तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तो नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, ये बेस जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अगेंस्ट चला जाएगा ये, है ना। और ऐसा नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। तो कोई पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि देश को किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जो है कि स्टेट घोषित कर देगी और सेक्युलर रिलीजन जो है
नेचर जो स्टेट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इनके बीच में जो अलग अलग किया गया है इनका पावर ऑफ सर्किल, इसको ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के पावर को जो है कि वो रीच कर लेगा, और या पार्लियामेंट कोई ऐसा लेजिस्लेशन ले आएगी जिसमें बोलेगा कि हाँ भाई अब तो सारी की सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है, या सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है, जुडिशरी के पास पावर नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी लेजिस्लेशन नहीं ला सकती, बेसिक स्ट्रक्चर के आगे चला जाएगा। दूसरी बात क्या, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कैरेक्टर का मतलब क्या कि जो स्टेट्स हैं अंदर में वो इंडियन का फेडरलिज्म बनाते हैं, तो स्टेट्स के अंदर में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं लेजिस्लेशन ला सकती है पार्लियामेंट कि लेकर के एक लेजिस्लेशन और उसने कहा कि अब से कोई स्टेट में इलेक्शन नहीं होगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, या सारी स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ में एबॉलिश कर दिया है ना। तो इवन अगर इमरजेंसी का सिस्टम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ तो वो भी 6 मंथ के लिए दिया हुआ है ना। तो ये उसके पीछे भी रेगुलेशंस लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटैक्ट रहेगा, उसको कोई भी पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती, उसको अल्टर नहीं कर सकती, बेसिक प्रिंसिपल जो है उसका वायलेशन नहीं कर सकती। होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं आगे किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग लेक्चर। थैंक यू।